लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग मेडिटेट करते हुए 10,000 शॉट्स के अंदर चला गया था, लेकिन अब कुछ देर बीतने के बाद सैंग अपनी आंखें खोल लेता है और फिर अपने हाथ की माला को देखते हुए उसे उतार लेता है, जिस पर अब यहाँ पे तैंग और जूनियन भी आ जाते हैं। तब इन्हें देखते हुए सैंग कहता है कि बताओ मेरे लिए एक लेटर कौन लिखेगा, क्योंकि आज मैं जी रोंग के आने से पहले ही जनरल मेंशन जा रहा हूँ। जिसे सुन के तैंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम जनरल से अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हो। तब सैंग एक स्माइल करते हुए कहता है कि कुछ बातें हैं जो मैं जी रोंग के आने से पहले ही जनरल को बताना चाहता हूँ, और ये कहकर सैंग यहाँ से जाने लगता है। तब पीछे से तैंग कहता है कि क्या तुम्हें आज इसकी स्माइल कुछ अजीब नहीं लगी, जिस पर जूनियर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मास्टर बस स्माइल करने का प्रिटेंड कर रहे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात में जनरल मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंग की खातिरदारी बहुत ही अच्छे से हो रही थी और उसके सामने भर भर के आइटम परोसे जा रहे थे। लेकिन सैंग इन सबको छोड़ के जनरल से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब जनरल यहाँ पे मौजूद सारे नौकरों को इशारा कर देता है, जिस पर सारे नौकर भी यहाँ से चले जाते हैं। और अब सैंग कहता है कि मिस्टर जनरल, आपको तो ये पता ही होगा कि मेरे मास्टर कौन है और उन्होंने इस कैपिटल में क्या किया था, इसीलिए डिवाइन एम्प्रेस आज नहीं तो कल मेरे मास्टर को ढूंढ ही लेगी। और जब ऐसा होगा तो कुछ लोग मेरे मास्टर के साथ तो कुछ लोग डिवाइन एम्प्रेस के साथ खड़े होंगे, और मैं तो हमेशा मरते दम तक अपने मास्टर के साथ ही खड़ा रहूंगा, जिस तरह आप डिवाइन एम्प्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए ये जानने के बावजूद भी अगर आप जी रोंग की शादी मुझसे करवाते हैं तो फिर फ्यूचर में जी रोंग को किसी अपने को ही खोना होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी रोंग के आने से पहले ही आप इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। तब ये सुनकर जनरल कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं डिवाइन एम्प्रेस का सबसे ट्रस्टेड जनरल हूँ, और जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनके लिए जान देने को भी तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह माना है, और मेरी जी रोंग को तो वो अपनी बेटी से भी बढ़ के मानती है। इसीलिए जी रोंग के लिए क्या अच्छा होगा ये खुद डिवाइन एम्प्रेस ही डिसाइड करती है, और वो भी इस बात से सहमत थी जब तुम्हारा और जी रोंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। लेकिन तब उस बात से मैं बहुत ही ज्यादा नाखुश था, क्योंकि तब मुझे और मेरी वाइफ को ऐसा लगता था कि तुम बस एक वेस्ट हो। लेकिन जैसे ही तुम 15 सालों के बाद इस कैपिटल में दोबारा आए और बस कुछ ही सालों के अंदर इतने बड़े अहदे को अचीव किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि डिवाइन एम्प्रेस बिल्कुल सही थी। तो मेरी जी रोंग के लिए क्यूसन जून से भी बेस्ट हो। इसीलिए अब एक फादर होने के नाते मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे मास्टर और डिवाइन एम्प्रेस के बीच के झगड़े की, तो दावजी ने जो किया है उसकी सजा तो डिवाइन एम्प्रेस उसे दे के रहेंगे, इसीलिए फ्यूचर में जो होगा उसे हम बाद में देख लेंगे। तब ये सब सुन के सैंग खड़ा हो जाता है और टेबल पे एक लेटर रखते हुए कहता है कि जब जी रोंग यहाँ पे आ जाए तो प्लीज आप उसे मेरा ये लेटर दे दीजिएगा। और ये कहकर सैंग जनरल को ग्रीट करते हुए यहाँ से चला जाता है, जिस पर तभी हम देखते हैं कि जी रोंग की ये सेविका भी छुप छुप के सारी बातों को सुन रही थी। और अब सैंग जनरल मेंशन से बाहर निकलते हुए चलते चलते अपने मन में सोच रहा था कि जनरल तो अब इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं जी रोंग से शादी नहीं करना चाहता, तो अब भला मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो करूँ कैसे। आखिर इस कैपिटल में कौन ऐसा है जो इस मामले में मेरी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैंग ली पैलेस में पॉप से मिलने के लिए जा रहा था, और अब यहाँ पे पहुँच के सैंग पॉप को ग्रीट करता है। तब पॉप कहते हैं कि तुम इस समय मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसका मतलब इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। जिस पर सैंग कहता है कि पॉप दरअसल मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के झमेले से निकलना चाहता हूँ, और इस चीज के बारे में मैंने जनरल से भी जाके बातें की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज करने से मना कर दिया। तब पॉप कहते हैं कि इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ दूं। जिस पर सैंग कहता है कि हाँ, आप ही वो पर्सन है जो कि डिवाइन एम्प्रेस के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, और अगर एक बार डिवाइन एम्प्रेस इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए मान गई तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब पॉप कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि डिवाइन एम्प्रेस किसी गॉडेस से कम नहीं है, वो कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे अंजाम को देख लेती है। इसीलिए अगर तुम्हारे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने भी हामी भरी है तो फिर जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हारे मास्टर और डिवाइन एम्प्रेस के बीच फ्यूचर में कुछ बड़ा तो होगा ही। इसीलिए अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि क्या तुम सच में इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाना चाहते हो। जिस पर सैंग इस बात को सुन के अपने मन में सूजन के बारे में सोचने लगता है, और फिर सोचते हुए कहता है कि पॉप, मैं इस फैसले पे कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा, आप बस किसी तरह से मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के झमेले से बाहर निकालिए। तब ये सुनकर पॉप कहता है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो, मैं मौका मिलते ही इसके बारे में डिवाइन एम्प्रेस से बातें करूंगा। जिसे सुनकर सैंग पॉप को थैंक यू कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंग अपने बालकनी में कुछ पढ़ रहा था। तभी जूनियर नीचे से सैंग को पुकारते हुए कहता है कि मास्टर जरा नीचे देखिए, देखिए आपसे मिलने के लिए प्रिंसेस लुओ के फादर ने किसी को भेजा है। और अब इस पर्सन को देखते ही सैंग भागते हुए नीचे आता है। तब ये पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं एम्परर लुओ बायदी का हेड जनरल हूँ, और आपने जो प्रिंसेस लुओ के प्रॉब्लम्स को ठीक किया है उसके लिए एम्परर आपसे बहुत ही ज्यादा खुश है। और अब चूंकि प्रिंसेस लुओ पूरी तरीके से हेल्दी हो चुकी है, इसीलिए एम्परर ने मुझे प्रिंसेस लुओ को वापस ले जाने के लिए भेजा है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट भेजा है। उम्मीद है एम्परर के इस गिफ्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे। तब ये सब देख के सैंग ने अपनी तरफ से एम्परर को धन्यवाद देने के लिए कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से तैंग बिल्कुल भी खुश नहीं था।
था। और अब सीन चेंज होता है और हम इस प्लेस को देखते हैं जहाँ पर करंट में अभी लुओ रह रही थी। और अब हम देखते हैं कि सेंग लुओ से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इस कैपिटल को छोड़ के वेस्ट में अपने फादर के पास जाने वाली थी। और अब सेंग कहता है कि लुओ इस वर्ल्ड में मौजूद हर एक पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए हमें कभी कभी अपनों से भी बिछड़ना पड़ता है। तब लुओ कहती है कि हाँ मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। और फिर सेंग कहता है कि लुओ देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। और ये कह के सेंग लुओ के हाथ में इस ब्लैक पर्ल को रख देता है और लुओ से कहता है कि ये तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए तुम इसे संभाल के रखना। तब लुओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिए हुए हर एक चीज को बहुत ही संभाल के रखती हूँ। जिस पर अब सेंग कहता है कि लुओ अपने प्लेस में पहुंचने के बाद तुम हार्डवर्क करना कभी भी मत छोड़ना क्योंकि तुम्हारे लोगों को तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। तब लुओ मुस्कुराते हुए कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने हार्डवर्क करना आप ही से सीखा है और फ्यूचर में मैं आप ही की तरह बनूंगी। और अब तभी पीछे से एक सेविका आती है और प्रिंसेस लुओ से कहती है कि प्रिंसेस रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब आपको जाके सो जाना चाहिए क्योंकि सवेरे ही हमें यहाँ से वेस्ट की ओर निकलना है। तब सेंग लुओ से कहता है कि लुओ ये टाइम कितनी जल्दी बीत गया ये तो मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए जाओ जाके आराम करो, तुम्हें सवेरे ही निकलना है। जिस पर लुओ भी यस मास्टर कहती है और अब सेंग लुओ को गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। तब लुओ पीछे से कहती है कि मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर सेंग रुक जाता है। तब लुओ कहती है कि मास्टर दरअसल मेरी एज 12 साल नहीं है, मेरी एज भी बिल्कुल आप ही की एज के बराबर है। जिसे सुनकर सेंग कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तब लुओ कहती है कि मास्टर आपने ये नोटिस नहीं किया, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। जिस पर सेंग अब एक हल्की से स्माइल देते हुए लुओ को बाय बाय करता है। तब लुओ भी बहुत ही खुशी से सेंग को बाय बाय मास्टर कहती है। जिसके बाद अब इस प्लेस का ये गेट बंद होने लगता है जहाँ पर सेंग लुओ को आखिरी बार बहुत ही गौर से देखता है और फिर इस गेट के बंद होते ही थोड़ा दुखी होकर यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद इधर अब हम लुओ को देखते हैं जो कि इस गेट के बंद होते ही जमीन पे बैठ के फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। तब ये सेविका जाके प्रिंसेस लुओ को संभालती है और इधर सेंग भी जाते जाते लुओ के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में डिसाइपल्स का प्रशिक्षण बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था और यहाँ पे सेंग एम्परर चैन के साथ कुछ बातें भी कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे तेंग भी आता है और सेंग को चिढ़ाते हुए यहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर सेंग को लगता है कि ये बस ऐसे ही मस्ती कर रहा है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम बहुत सारे रॉयल गार्ड्स को देखते हैं जो कि जुइरोंग को लेके कैपिटल आ रहे थे और इन्हें कैपिटल पहुंचने में अब बस एक ही दिन लगने वाले थे। और अब इधर हम तेंग को देखते हैं जो कि पेड़ों के नीचे कुछ छिपा रहा था। तब यहाँ पे आके पीछे से सेंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और आखिर क्यों कल से तुम मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रहे हो। तब सेंग को देखते हुए तेंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कल मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।